Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today let's do the MCQs of chapter light. The chapter light जो है आपका class 10th का reflection and refraction. Let's do the MCQs of this chapter. And in this chapter, in this video, I have included 50 questions. 50 questions. Together with these basic questions, I have also included assertion and reason. Assertion और reason के question भी include किए 13-14 questions हैं. तो बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंसेज, मिरर्स, फोकल लेंथ, सब कुछ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और उनसे रिलेटेड जो घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस की आपको ट्रिक बता दूंगी, शॉर्ट तरीका कैसे आपको फटाफट एमसीक्यूज पे टिक लगा के आना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये बोला है द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. ठीक है, कोई लेंस है यहाँ पर, उसमें कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं. वो कह रहे हैं कि कौन सी जो है इसमें डायग्राम्स जो है करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट पाथ पूछिए कौन कौन सी करेक्ट है. तो देखो बच्चों, फर्स्ट वन इज करेक्ट. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आधा तो आपने पढ़ ही रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा होगा समझ में आ जाएगा, पर करेंगे थोड़ा फास्ट पेस से. तो ये जो यहाँ से जाती है ना लाइन, सेंटर से जो जाती है बच्चों, वो सेंटर से जाती है और पास हो जाती है. ठीक है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर पैरेलल आती है और फोकस से निकलती है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंडली जो फोकस से लाइन जाती है वो पैरेलल होके निकल जाती है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट दिस वन, ये अभी तक हमने कोई डायग्राम नहीं देखा है और ना ही कोई भी रे की पाथ ऐसी होती है. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. तीन डायग्राम्स यहाँ पर हमारे करेक्ट है बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेज फ्रॉम सन converges at a point 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. ये कह रहे हैं कोई कॉनकेव मिरर है और जो सन की रे है, ठीक है, जो सन की रेज आई हैं और आने के बाद जो रिफ्लेक्ट यहाँ पर हुई है, मान लो ये है आपकी, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से निकली है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, 15 सेंटीमीटर के इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यहाँ से ये आकर रिफ्लेक्ट होकर निकल गई है यहाँ से आकर. Where should the object, where should an object be placed? हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? Where should an object be placed so that the size of the image is equal to the size of the object? क्वेश्चन ये है कि सन की रेज आ रही है, ठीक है, और वो यहाँ से पास होके जा रही है, तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया? फोकस. ध्यान रखना, सन से आती है पैरेलल रेज इन्फिनिटी से और वो फोकस से होके निकल जाती है, तो फोकस तो हो गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर. ठीक है जी. अब ये क्या कह रहे हैं? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रखें जिससे कि साइज ऑफ इमेज इक्वल हो जाए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के. और ये कब होती है? ये कब होता है? ध्यान रखना, जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम रहे, तो वो होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. यहाँ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जितनी साइज का आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही साइज की आपकी इमेज बनती है. ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इन्होंने लेंथ में दिया है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ कैसे निकालते हैं? देखो, ये फोकस था तो ये क्या हो गई? फोकल लेंथ. ये फोकस था तो ये फोकल लेंथ हो गई. और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों, वो फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है पोल से, मतलब यहाँ से, इसको बोलते हैं पोल. थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पोल. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका जो बीच का डिस्टेंस है, इसको बच्चों हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है. आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में आपको कितना ट्रिकी क्वेश्चन दिया था. पहले आपको पहचाननी थी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से आपको पहचानना था रेडियस ऑफ कर्वेचर. और फोकल लेंथ भी इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी है, फोकल लेंथ भी डायरेक्ट नहीं दी है, वो भी घुमा के दी है कि सन की रेज आ रही है और वो यहाँ से निकल के जा रही है. तो हमें पता है सन की रेज आती है, पैरेलल आती है और फोकस से निकलती है. अब फोकस का पता चल गया कि फोकस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है. अगर फोकस का पता चल गया तो मतलब फोकल लेंथ का पता चल गया. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बोल रही थी कि जो थोड़े ट्रिकी आते हैं. जो डायरेक्ट वाले हैं तो उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है. इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर कोई इंसिडेंट रे पासिस करती है फोकस से, तो ध्यान रखना वो पैरेलल निकल जाती है. ध्यान रखना, ठीक है, पैरेलल रेज जो है वो फोकस से निकलती है, और कोई अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल निकल जाती है. तो बहुत ध्यान रखना, फोकस से अगर कोई रे निकल रही है तो पैरेलल निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के. Which of the following has the highest refractive index?
तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, डायमंड का सबसे ज्यादा इनमें हाई होता है, जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्वेक्स मिरर को कौन से मिरर्स बोलते हैं? देखो, कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं बच्चों वो कॉन्वर्ज करते हैं लाइट रेज को, क्या करते हैं? लाइट रेज को वो कॉन्वर्ज करते हैं, तो ये कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है, कॉनकेव कन्वर्जिंग, और जो कॉन्वेक्स होते हैं वो लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, ध्यान रखना, लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं। तो कॉन्वेक्स को जो है बच्चों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। Next question is which position of the object will produce a magnified virtual image? ठीक है, कैसी चाहिए इमेज? ध्यान रखना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, बट डायरेक्ट मैं आपको समझा दूंगी, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ही करने हैं ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू। तो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का पूछा है कि भाई किस पोजीशन पे रखा जाए जिससे कि प्रोड्यूस करे मैग्निफाइड, यानी कि बड़ी इमेज होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। और मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। तो कॉनकेव में आपने देखा है कि वर्चुअल जो इमेज बनती है और बड़ी जो इमेज बनती है, वर्चुअल भी और बड़ी भी केवल एक केस में बनती है, जो वो यहाँ पे बनती थी बिहाइंड द मिरर, ठीक है, जो डॉट 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 से आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा। और वो कब बनती थी? जब एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक है, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दोगे तो आपकी जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, दैट विल बी वर्चुअल एंड दैट विल बी मैग्निफाइड। केवल एक ही केस है, सिक्स केस है कॉनकेव मिरर्स के, मैं बताती भी जाऊंगी। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है, ओनली दिस वन जो लास्ट केस है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है और वो भी मैग्निफाइड है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कहाँ प्लेस होना चाहिए? इफ द फोकल लेंथ इज 15। अब अगर फोकल लेंथ समझ के करना है, अगर फोकल लेंथ 15 है तो भाई 15 से तो पहले पहले ही रखना पड़ेगा, बाद में रखेंगे तो वो काम नहीं चलेगा जो ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहले पहले रखना है तो 10 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मोर देन 15, सारे डिस्टेंसेस 15 से ज्यादा है, ओनली 10 इज लेस देन 15, दैट मीन्स फोकल लेंथ के अंदर ही अंदर रहेगा। प्लेन मिरर की आपको याद रखनी है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी, ये तो आपको लर्न ही करना है। नेक्स्ट वन इज अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये कनकेव मिरर को प्लेस्ड इन वाटर, पानी में रखा गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर? इट्स the focal length in air and water differs by its focal length, its the नहीं आएगा, ठीक है, its focal length in air and water differ by। ये क्या कह रहे हैं कि एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, उसको पहले वो पानी में था, एयर में था, एयर से हमने उसको पानी में रख दिया, ठीक है, पानी में रख दिया उसको। वो क्या कह रहे हैं, इसकी और इसकी फोकल लेंथ में डिफरेंस बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात बिल्कुल लर्न कर लेनी है, जो मिरर्स होंगे, जो मिरर्स होंगे उनकी फोकल लेंथ पे और उनकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, ठीक है। तो उनकी फोकल लेंथ में और उनकी पावर में नो डिफरेंस विल बी देयर, कोई डिफरेंस नहीं होता, जो पहले रहती है किसी भी मीडियम में वो ही सभी मीडियम में रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पर जीरो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। लेंसेज में ध्यान रखना, लेंसेज का यही बता देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है, हाँ है नीचे, चलो नीचे बात करेंगे, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, अभी नीचे इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6, मैग्निफिकेशन कितना है? -0.6। अब मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है। विद अ कनकेव मिरर, बेटा कनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स लेंसेज के क्वेश्चन ज्यादा है, बिकॉज इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के बहुत कम पार्ट होते हैं और कनकेव लेंस के भी बहुत कम पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने ऐड ऑन कर दिए। अभी क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6, ठीक है, विद कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए? मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी मार्क कर दिया, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ डायग्राम दे दिया, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आंसर क्या है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि माइनस बोला है, ठीक है, मैग्निफिकेशन जब भी माइनस बोले तो पहले तो ये समझ लेना कि रियल इमेज है, उल्टी है,
ठीक है, एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज होगी, ये ना नीचे इमेज होगी, तभी मैग्निफिकेशन आपका माइनस आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तभी नेगेटिव होगा जब आपका जो है नीचे की तरफ होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी इमेज। सेकेंडली इन्होंने 0.6 बोला है, 0.6 का मतलब है कि खुद ऑब्जेक्ट से छोटी, अगर ऑब्जेक्ट के बराबर भी होती इमेज तो 1 होता है मैग्निफिकेशन। भाई इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर सेम होती है तो मैग्निफिकेशन 1 होता है, बट यहाँ पर इमेज की हाइट जो है वो कम है, इमेज की हाइट कम है तो मैग्निफिकेशन भी कम होगा। समझ में आ गई है? अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, कनकेव मिरर अगर आपको दिया हुआ है, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है, माइनस में दी हुई है आपको, ठीक है, तो यानी कि नीचे की तरफ इमेज बन रही है, 1 से कम दिया हुआ है तो इसका मतलब छोटी इमेज बन रही है, 1 से कम दिया। और ऐसा एक ही केस है बच्चों, ऐसा एक ही केस है जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो समझ लेना कि इसका साइज कम रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी भाई इस पे सेम साइज रहेगा, और आगे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे तो साइज बढ़ता रहेगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे मूव ऑन होता है, ठीक है, आगे मूव ऑन होता है तो साइज बड़ा होने लगता है। इस केस में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है साइज छोटा रहता है। बिल्कुल लर्न कर लेनी है इस बात को अच्छी तरीके से। और ये जो दो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ पहचाने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं अभी बात कर रही थी जो हमने ऊपर, मिरर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की पावर को क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस की पावर को अगर वो पानी में इमर्स कर दी जाए। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा किसी चीज का, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ तो इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, इंक्रीज होगी, एंड पावर डिक्रीज होगी, पावर डिक्रीज होगी। दोनों लेंस में ये बात को लर्न कर लेना है, इस बात को लर्न कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे इन्होंने एयर के बाद पानी की बात करी है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, और पावर, क्योंकि फोकल पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी। ठीक है, ये भी बात आपको याद कर लेनी है एमसीक्यूज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। When a ray of light goes from one medium to another, जब एक रे जो है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे देख लेना, ठीक है, सारे ऑप्शन देख लेना। इसमें आपका फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऑलवेज चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होता है एंड स्पीड भी चेंज होती है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन का आपके में आना थोड़ा सा एमसीक्यू में मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ आपकी बुक में भी है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे आपको वेवलेंथ दे रखी होगी किसी की, ठीक है, तो पहले तो आप उसको मीटर में चेंज कर लेना। वेवलेंथ को मीटर में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो इसको आप 10⁻⁻10 कर देना, ये हो गया मीटर में, ये हो गया चेंज मीटर में। इसको आप टोटल करेंगे तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ये हो गया मीटर में चेंज। अब इन्होंने क्या बोले, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े ना, ये फ्रीक्वेंसी का साइन होता है, तो ऊपर तो आप लाइट की स्पीड कर देना 3 × 10⁸, ठीक है, और नीचे आपका जो भी वेवलेंथ दे रखी है, फॉर्मूला होता है वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 4 × 10⁻⁻7। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7.5, और ये 10⁻14 है, 10⁻14 आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखोगे, आपका इजीली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30। ये क्या कह रहे हैं, एक प्लेन मिरर है, जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर के साथ, उसका एंगल कितना है, 30। आगे समझ में, इतनी बात तो बहुत ईजी है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आई है, प्लेन मिरर के साथ उसका एंगल कितना है, 30, ठीक है बच्चों। द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अब ये क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, बहुत सिंपल है, एक हमने क्या खींच दिया, नॉर्मल। अब नॉर्मल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री,
90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना आ गया बच्चों 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना आ गया 60। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, 90 है, 90 में से आप ये 30 तो माइनस करोगे तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ध्यान रखना नॉर्मल के साथ वाला होता है, जो दिया हुआ है ये नहीं होता, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये, तो ये आ गया 60। रिफ्रैक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा 60। तो दोनों 60 60 है, तो ये पूछा है कि ये पूरा एंगल बताओ कितना होगा, तो दैट इज 120। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है ना, तो इस तरीके का सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आ जाएगा जो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन वाटर, आपको पानी, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया हुआ है। इन विच ऑफ दिस मीडिया, इन सारे मीडियम्स में से इन विच ऑफ दिस मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली, मतलब सभी में से ओब्लिकली मतलब टेढ़ी करके एक इंसिडेंट रे हमने पास कराई एट द सेम एंगल वुड बैंड मोस्ट, मतलब बेंडिंग किस में ज्यादा होगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में ये तो बेंडिंग ज्यादा होगी भाई, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, तो इसमें ग्लिसरीन को आप याद रखेंगे, ठीक है, ग्लिसरीन का ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, कॉन्वेक्स लेंस है, जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में प्लेस है, द इमेज इज, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो ये इमेज का मैंने डायग्राम आपको बता दिया, आपको डायग्राम से ठीक है याद भी रख लेना है, वहां पे आप डायग्राम थोड़ी बनाने बैठोगे अगर एमसीक्यू है तो। एमसीक्यू में तो टाइम सेविंग होते हैं ना, वो एमसीक्यू में आपकी कैलकुलेशन देखते हैं ना, वो एमसीक्यू में आपका डायग्राम देखते हैं। दे ओनली सी कि आपका जो आपने गोला भरा है या जो भी मतलब आपका सॉरी नंबर डाला है क्वेश्चन का, अब तो छोटी क्लासेस में है तो आपका सर्कल फिल करने वाला नहीं आएगा, मतलब जो भी वो आपसे पूछेंगे तो आप उसमें ऑप्शन का नंबर ही तो डालेंगे और ऑप्शन लिख देंगे साथ में, नंबर के साथ बच्चों ऑप्शन भी लिख के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर आया एमसीक्यू आपने 3 लिख के आ गए कि भाई मेरा थर्ड वाला है, उसे टीचर ना थोड़ा खुंदक खा जाता है कि अब मैं पेपर खोल के देखूं थर्ड वाला कौन सा है, तो टीचर को थर्ड लिख के और यहाँ पे बियॉन्ड भी मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है आपका वो लिख के आ जाना, उनको थोड़ा बेहतर फील होता है, ठीक है। तो दिस इज द वे टू गेन मार्क्स, दिस इज द वे कि एग्जामिनर को आप हैप्पी मूड में कैसे रख सकते हैं। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज, मतलब रियल इमेज की बात करिए, रियल ऑब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, ठीक है, आपको रियल इमेज की बात की कि इन 4 के 4 ऑप्शन में से रियल इमेज आपको किस में मिलेगी, तो ध्यान रखना प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर से लर्न करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा 2 केस केवल होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के जिसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर का ऑपोजिट होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर्स का ऑपोजिट होता है ऑपोजिट नहीं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर काम करते हैं सेम टू सेम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, नाम नाम से मैं बोलना चाह रही थी, जो काम कॉन्वेक्स मिरर का है वो ही काम कॉनकेव लेंस का है, आई वांटेड टू से दिस। तो ये दोनों भी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेंगे, केवल कॉनकेव मिरर जो है वो 5 के 5 केसेस में 6 में से 5 केसेस में वो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा, हमेशा तो ये भी नहीं करेगा, एक केस इसका ऐसा है जिसमें ये वर्चुअल इमेज करता है बिटवीन एफ और पी वाला, ठीक है, एफ और पी वाला वो ध्यान रखना कि इनके बीच में जब रखा रहता है ऑब्जेक्ट, तो 5 केसेस में वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट जो है कोई प्लेन मिरर है यहाँ पर उससे कितने पास में मतलब कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है 20, ठीक है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब ये क्या कह रहे हैं द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अब इस मिरर को जो है 2 सेंटीमीटर बच्चों मूव किया टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ को मूव किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ को मूव किया। अब ये क्या कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, जो इसकी पहले ओरिजिनल इमेज बन रही थी, ठीक है, और उसके बाद जब खिसकाने के बाद उसकी जो फाइनल इमेज बनी, ठीक है, तो उसमें कितना डिस्टेंस रहेगा, इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता रही हूँ, कोई सोचना समझना नहीं है कैसे करना है, जो इमेज का शिफ्ट होता है बच्चों, इमेज शिफ्ट इसको लर्न कर लेना, इमेज शिफ्ट इज इक्वल टू 2 इंटू मिरर शिफ्ट, 2 इंटू मिरर शिफ्ट, बस एकदम आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं, इमेज का शिफ्ट क्वेश्चन में पूछेंगे 2 इंटू मिरर शिफ्ट, मिरर का जितना भी उन्होंने शिफ्ट किया उसका डबल करके आ जाना,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कोई पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब है छोटे से छोटा सोर्स, मतलब छोटे से छोटा सोर्स। तो कौन से इनमें से सारे ऐसे हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो उस पॉइंट सोर्स की लाइट को पैरेलल बना सकते हैं। अब ध्यान रखना, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में पॉइंट सोर्स जो रखा जाता है बच्चों, वो फोकस पे रखा जाता है, और पॉइंट सोर्स से जो लाइट आती है ना बच्चों, वो आती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्जिंग वे में। और ये डाइवर्जिंग रेस को जो है ये क्या कर लेता है, पैरेलल, ठीक है, ये क्या कर लेता है, पैरेलल, ध्यान रखना। तो कनकेव मिरर, एक तो कनकेव मिरर पैरेलल बना देते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर पैरेलल बना देते हैं। और कनकेव मिरर के सिमिलर कौन काम करता है, कनकेव मिरर के सिमिलर बिल्कुल होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। जो कनकेव मिरर होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो कन्वेक्स मिरर होगा वो कनकेव लेंस होगा, एक दूसरे का ऐसे ऑपोजिट है। तो ये फर्स्ट वाला जो केस है, आपको एक भी अगर तैयार है तो आपका दूसरा एकदम आंसर आ जाएगा, आपको एकदम पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। द नेक्स्ट वन इज अ 10 mm लॉन्ग ऑलपिन। एक ऑलपिन है आपकी, वो 10 mm के बराबर है, ठीक है, ये रही वो ऑलपिन। क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको भी एग्जाम में वो ही करना है कि एक 10 mm की मेरी ऑलपिन हो गई, इस प्लेस्ड वर्टिकली, चलो जी मैंने वर्टिकली प्लेस कर दी, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन भर भर के डाले मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। कनकेव मिरर पे चलो जी, हमने यहाँ पे मिरर भी प्लेस कर लिया। अब 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑलपिन इज फॉर्म्ड। अब ऑलपिन की जो इमेज बन रही है वो 5 mm बन रही है, यानी कि छोटी बन रही है। सबसे बड़ी बात है क्या, छोटी बन रही है। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, is formed at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of the mirror। किस डिस्टेंस पर बन रही है वो, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लिया यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर है, हमें नहीं पता भाई ये कहाँ बैठ रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि भाई 30 सेंटीमीटर इतना है। ना हमें इसकी फोकल लेंथ पता है, ना अभी हमें इसका कुछ भी नहीं पता, ठीक है, अभी हमें से कुछ भी नहीं पता, सिर्फ जो जो ये बताते जा रहे हैं वो हम करते जा रहे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, अब ये क्या कह रहे हैं भाई, इमेज तो तुम्हारी यहाँ पर बन गई, ठीक है, फोकल लेंथ तुम्हारे अंदाजे से कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ तुम्हारे अंदाजे से कितनी होनी चाहिए। अब ये केस देखो, ये केस हमने अभी किया था। इस केस में हमने क्या किया था, अगर बियॉन्ड सी रखा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये मान लिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा जाएगा तभी वो छोटी इमेज बना पाएगा, ठीक है, तभी वो छोटी इमेज बना पाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये रहा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये, और उस केस में हमने क्या पढ़ा था, जो इमेज बनती है वो किसके बीच में बनती है, एफ और सी के बीच में। ये याद कर लेना है बिल्कुल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में। या फिर दूसरी बात आप याद क्या रखेंगे कि अगर एफ और सी के बीच में इमेज बन रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब जब इमेज का आपको पता चल गया कि भाई 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो फोकल लेंथ तो उससे कम ही तो होगी, क्योंकि सी और एफ के बीच में इमेज अगर बन रही है तो एफ फोकल लेंथ तो उससे कम ही होगी। तो इसमें जो भी आपका कम वाला ऑप्शन है, जो भी आपका कम वाला ऑप्शन है उसको आप टिक लगा के आ जाएंगे। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है सब चीजें, इसलिए आपका माइनस साइन है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कोई कॉनकेव मिरर है और वो बोल रहे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जो हम ऐसे रफली मान लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बच्चों, वो कितना पे प्लेस्ड है, 100 mm के डिस्टेंस पर, ठीक है, mm इन्होंने दे रखा है तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस यहाँ कोई मेजर नहीं करने वाला, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये एरो आगे चला गया बट आप समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, चलो जी इतनी बात हो गई, विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज। और वो क्या कह रहे हैं, अब इस ऑब्जेक्ट की एक अपराइट इमेज है, अपराइट मींस सीधी इमेज है। अब कॉनकेव का जो केस है बच्चों, एक ही केस है जिसमें अपराइट इमेज होती है, जो यहाँ पर बनता है, ठीक है, जो यहाँ पर इमेज बनती है, बाकी सब में अपराइट इमेज नहीं है, सब में लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनवर्ड इमेज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज, अब क्या कह रहे हैं, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए,
कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ का पता करेंगे। अगर आपके पास फोकल लेंथ आ जाती है तो भाई उसका डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप कहोगे मैम हमें तो फोकल लेंथ भी नहीं पता कि कैसे आएंगे। अब देखो, ये जो कनकेव मिरर का एक केस दिया हुआ है यहाँ पर, यहीं से आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, हमें पता है जो कनकेव मिरर का लास्ट वाला यानी कि जो सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ केस में वो वर्चुअल इमेज बनाता है और अपराइट इमेज बनाता है। लेकिन वो कब बनाता है, जब जो ऑब्जेक्ट है फोकस के और पोल के बीच में होना चाहिए। इस क्वेश्चन मतलब ये जो फोकस और पोल के बीच वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही जरूरी है, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो जब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो तब यहाँ पर अपराइट इमेज बनती है। अब यहाँ से आप खुद सोचिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 100, यानी कि फोकल लेंथ जो होगी मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 100 से तो ज्यादा ही होगा ना, 100 तो नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा। और अगर फोकल लेंथ ही 100 से ज्यादा है और फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल। जब फोकल लेंथ ही 100 से ज्यादा है, मोर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 200 से मोर आया। क्योंकि भाई अगर ये 100 होती तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता 200, बट फोकल लेंथ ही 100 से ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, मोर देन 200 mm। ऐसे समझ के क्वेश्चन आपको करना है। अब आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस इज -40d। लेंस की पावर आपको दे रखी है -40d, ठीक है, डायोप्टर। और आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, वो होता है 1/p, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/40, ठीक है, 1/40। अब आप इसको, क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में, डी को अगर आप इनवर्स करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। मीटर को आप चेंज कर लेना बच्चों यहाँ से, ठीक है, सेंटीमीटर में। मीटर को चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में भी आ सकता है। बट इन्होंने क्योंकि मीटर में दे रखा है तो आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। अगर पावर आपको डी में दे रखी हो, ठीक है, तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में आ जाती है। किस में आ जाती है, अब फोकल लेंथ को जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.025 डिवाइड करोगे ना 47 को, तो आपका ये आ जाएगा। एग्जाम में कभी कभी सेंटीमीटर में भी आंसर दे देते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, 140 1 अपॉन जो 40 है ना, उसके साथ पहले आप इंटू कर लोगे 100 की, मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे और तब आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तब आप कट करोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज नॉट पेयर्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है, कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है। तो सोलर फर्नेस, कॉनकेव मिरर, ये भी करेक्टली पेयर्ड है भाई। सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, या इसको रीडिंग ग्लास भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलेंगे या रीडिंग ग्लास भी, तो ये कॉनकेव लेंस होता है। मतलब ऑल आर करेक्ट, ठीक है, करेक्टली पेयर्ड। तो मतलब नन ऑफ दिस, मतलब कोई सा भी इनमें से गलत नहीं है, कोई सा भी इनमें से रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज जो है लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगी। यानी कि कौन सा ऐसा केस है कि इमेज जो है लार्जर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से। तो बच्चों ऐसे कॉनकेव मिरर में कई केस है जिसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है लार्जर होती है। देखो एक तो ये वाला केस भी है और एक ये वाला केस भी है, दोनों केस हैं जिसमें इमेज जो है लार्ज बनी हुई है। अब एग्जाम में आपको क्या पहचानना है, देखिए यहाँ पर तो मैंने इस पे आंसर लगा दिया कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस ये रहा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो भी लार्ज इमेज है, ठीक है। लेकिन पेपर में ना अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको या तो मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड, कि भाई रियल इमेज है, इन्वर्टेड भी नहीं मिलेगा तो रियल बोल देंगे। तो तब तो आप ये वाला केस पे आंसर लगा के आएंगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तब रियल इमेज बनेगी और लार्जर बनेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्चुअल दिया हुआ हो, वर्चुअल इमेज दिया हुआ या फिर इरेक्ट वर्ड दिया हुआ हो, तब आप पोल वाले पे आंसर लगा के आएंगे। तब आप इसमें कहीं पोल वाला अगर आपने दिया हुआ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, तब आप इस पर आंसर लगा के आएंगे।
तो ये मैंने आपको दोनों केस बता दिए, आपको पहचानना है कि इसमें से ये वाला केस दिया है ये, क्योंकि यहाँ भी लार्जर इमेज बनी हुई है और यहाँ भी लार्जर इमेज बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज, कॉन्केव लेंस जो है फॉर्म करती है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड कभी नहीं आएगा, तो इसको पहले ही क्रॉस कर देना। वर्चुअल के साथ या तो इरेक्ट वर्ड आएगा या फिर वर्चुअल के साथ अपराइट वर्ड आएगा, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा है वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। ये आंसर क्यों लगाया मैंने आपको मैं यहाँ अच्छी तरीके से बता देती हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल अभी के अभी लर्न कर लेंगे, उसके भी दो केस होते हैं, और इसका ऑपोजिट कॉन्केव लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। इसके भी दो केसेस होते हैं और दोनों केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। बस ये अभी के अभी लर्न कर लेंगे, डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर। तो यहाँ से आपको तैयार रहेगा, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड नहीं आएगा, और अपराइट जब बन रही है, वर्चुअल भी सही है अपराइट भी सही है, बट एनलार्ज नहीं बनती। इन दोनों केसेस में हमेशा छोटी ही इमेज बनती है, अभी लर्न कर लेंगे बिल्कुल एकदम। ये तो बिल्कुल रटने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ बना के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब कैसी इमेज चाहिए हमें, मैग्नीफाइड चाहिए, वर्चुअल चाहिए, और कॉनकेव मिरर का यूज हुआ है। भाई कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको कि स्मॉल ही होगी, तो ये ठीक है। अगर एनलार्ज की बात की रही है मैग्नीफाइड की, तो कॉनकेव मिरर की ही बात करेंगे। फोकल लेंथ आपको 15 दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसी इमेज चाहिए जो वर्चुअल भी हो और मैग्नीफाइड भी हो। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर में बस ये लास्ट केस बनता है, लास्ट केस। अब ये कह रहे हैं कि फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 15। तो ये समझ लीजिए कि इसके बीच में ही कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी ये इमेज बनेगी, वर्चुअल भी और मैग्नीफाइड भी यहाँ कहीं रखा होगा। तो इसमें 15 से कम केवल एक ही डिस्टेंस है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 10 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम आ जाते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। कॉनकेव मिरर जो है मैग्निफिकेशन जो है +4 का दे रहा है। अब ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर के बार बार इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चे, क्योंकि इसमें से आएगा एग्जाम में, ठीक है। कनकेव मिरर का आना ही आना है, इस कन्वेक्स में से कुछ बनता ही नहीं है क्वेश्चन ज्यादातर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, +4 की मैग्निफिकेशन है, तो जब भी +4 की मैग्निफिकेशन की बात हो तो मतलब इमेज बड़ी है, ठीक है। इमेज जो है, इमेज की हाइट बड़ी है। तो इमेज की हाइट दो केस में हो सकती है। भाई एक मैंने केस यहाँ करवाया था, यहाँ भी इमेज की हाइट बड़ी थी, और एक केस मैंने यहाँ कराया, यहाँ भी इमेज की हाइट बड़ी है। अब हम कैसे पहचाने कि मैम ये कौन सी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन्होंने पॉजिटिव लगाया, तो इधर अगर कोई भी इमेज की नीचे हाइट होती है तो वो पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और ऊपर अगर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं प्रेजेंट है, तो फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। ऐसे पहचान कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सा वाला केस दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना, ठीक है। चलो देख लेती हूँ फिर भी एक बार। अ कनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए, इसको आप लीव कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इमेज एनलार्ज भी बता रखी है और स्मॉलर भी बता रखी है, तो इसको आप लीव करो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है और उसकी जो बच्चों स्पीड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जर्वर एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीज द इमेज। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर भी बैठा है, मतलब देखने वाला, वो इमेज को देख रहा है यहाँ से कि भाई इमेज भी, जब ये इधर से जा रहा है तो इमेज भी तो ऐसे अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। तो एट व्हाट स्पीड विल द इमेज अपीयर्स टू अप्रोच द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये इसको ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको क्या लगेगा कि ये इमेज जो है मेरी तरफ किस स्पीड से आ रही है। तो इसको आप ध्यान रखना, यहाँ तक तो ये 5 की स्पीड से,
और इसको और 5 की स्पीड से ये लगती है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो याद करना, जो भी स्पीड दे रखी हो और अगर ऑब्जर्वर से पूछा हो कि ऑब्जर्वर को कैसा अपीयर हो रहा है, कि वो स्पीड कितनी है, तो आप हमेशा डबल करके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप हमेशा डबल करके आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर। बहुत मेन क्वेश्चन निकाल के दिए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस है बिल्कुल। बाकी जो डायरेक्ट वाले हैं वो तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर कौन से टाइप का मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस कौन से टाइप की लेंस होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास किसको बोलते हैं, ये तो सब लर्न करने वाली चीज है जो बहुत ईजी है। मैग्नीफाइंग ग्लास याद रखना, मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। A light ray enters from medium A to medium B. एक लाइट रे है जो मीडियम ए से एंटर कर रही है, कहा, मीडियम बी में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए विल बी। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब आप देखो, यहां से लाइट जा रही है बच्चों, ठीक है, यहां से लाइट जा रही है। अब ये वाली जो लाइट है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रही ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रही है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। भाई ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तभी तो हम कहते हैं ना थोड़ा गाढ़ा मीडियम हो गया, अब लाइट को जाने की जो ताकत नहीं मिल पा रही है, लाइट फ्रीली जा नहीं पा रही है, लाइट जो है धीरे 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 हल्का सा अंदर बैंड होनी शुरू हो जाती है। तो जिस मीडियम में लाइट अंदर बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो डेंसर होता है। कैसा होता है वो, मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ। तो यानी कि ये मीडियम कैसा है, रेयरर है, और ये मीडियम कैसा है बच्चों, डेंसर। ठीक है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, वो मोर देन यूनिटी होता है, मतलब इससे तो ज्यादा है ना। मान लिया दोनों का सेम होता, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता तो लाइट चली जाती सीधी, और इसको हम कट कर देते तो आंसर आ जाता 1, कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो कितना आ गया आंसर 1। बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि ये डेंसर है, तो यहाँ कुछ तो ज्यादा होगा, कुछ तो ज्यादा होगा, तो यानी कि 1 से ज्यादा आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ग्रेटर देन यूनिटी बोला। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि 1 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे समझ के क्वेश्चन को करना है। इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक्स में मतलब जो हम स्टडी पढ़ते हैं लाइट की, उसमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर होगा या ऑप्टिकली डेंसर होगा, या डेंसर होगा या रेयरर होगा। तो अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो डेंसर और रेयरर पर आप बिल्कुल नहीं आंसर करके आएंगे, आप ऑप्टिकली वर्ड को सर्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो डेंसर होता है, कहने के लिए तो हम सब पढ़ा देते हैं कि डेंसर मीडियम जो है वो होगा जो डेंसर होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हम ऐसे बोल देते हैं कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कई केसेस में लाइक कैरोसिन है, कैरोसिन डेंसर नहीं है ज्यादा, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको देखना है, ऑप्टिकली जरूर मेंशन होना चाहिए। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा होगा। When a plane mirror is rotated through a certain angle, जब प्लेन मिरर को किसी एंगल से रोटेट किया, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी टर्न करेगी। ठीक है, थ्रू ट्वाइस एज मच, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द साइज ऑफ द इमेजेस, हमसे क्वेश्चन पूछा है साइज ऑफ द इमेज। जब भी कोई प्लेन मिरर आप कैसे भी रोटेट कर लो, कैसे भी रोटेट कर लो, क्या इमेज की साइज पर कोई फर्क पड़ता है, नो। तो जो इमेज की साइज है दैट रिमेन्स सेम, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू अ कॉनकेव मिरर, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हमें पाथ बतानी है कि ये जो है पाथ, ठीक है, इनकी पाथ कहाँ जाकर मीट करेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, इमेज शोज, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, देखो जब हम इसको यहाँ पर, ये तो फोकस से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, सबको पता है पैरेलल लाइन किससे जाती है, फोकस से, और ये जो फोकस से लाइन जाती है बच्चों वो किससे निकल जाती है, वो पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज हमारी कहाँ बनी, इमेज हमारी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, और स्मॉल बनेगी, याद रखना स्मॉल बनेगी। सेम साइज की जब बनती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी रहेगी तो सेम साइज की बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ हमारी बन रही इमेज। क्लियर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो जी यहाँ पर अगर मैंने इसी की ये देखते हैं,
ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये इसका नहीं है डायग्राम, इसको आप छोड़िए, मैं आपको ठीक है अलग से समझाती हूँ। मे बी मुझे लगा था कि ये इसका डायग्राम होगा, बट ये इसका नहीं है, ये नीचे वाले क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन के ही दोनों डायग्राम है, मैं इसका अलग से बता देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मेरा फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है जी। चलो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20। तो ये हो गई फोकल लेंथ। तो 40 सेंटीमीटर, कुछ हमें थोड़ा सा लगेगा भी कि अगर फोकल लेंथ 20 है और ये डिस्टेंस कितना है 40, तो इसका मतलब ये जरूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, इमेज कैसी बनेगी। तो सबको अभी अभी बात हुई थी कि जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज होगी। ठीक है, और इन्वर्टेड होगी, नीचे की तरफ होगी और रियल होगी। तो इन्वर्टेड तो रियल ही होती है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्लियर। अच्छा, यहाँ मैंने इन दोनों के डायग्राम आपको दिए हुए, दोनों डायग्राम इस क्वेश्चन के हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, अभी दो कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, दो ही केस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी और कॉनकेव लेंस के, जिसमें हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। देखो वर्चुअल बनी हुई है, एक्चुअल लाइन तो यहाँ से निकल गई। ठीक है, एक्चुअल लाइन वापस यहाँ से निकल गई, तो एक्चुअल लाइन से तो इमेज नहीं बनी। तो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल लाइन से बनी है, वर्चुअल लाइन से, और छोटी बनी है। इसी तरीके से ये इधर से निकल गई, ये इधर से निकल गई। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद तो यहाँ पर भी वर्चुअल हमने फोर्सफुली इमेज को बनवाया। ठीक है, और स्मॉल बहुत छोटी बनी है, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनेगी हर बार। हो गया लर्न, आधा तो पेपर आपका, आधा तो चैप्टर, क्या पूरा चैप्टर आपका इन क्वेश्चन से ही रेडी हो गया। अ स्टूडेंट स्टडीज, एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, दैट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। चलो जी, हो गई बात। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन कोई भी हो, कॉन्वेक्स मिरर अभी बात की थी कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। What caused the convex mirror to always form virtual image? क्यों कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि एक्चुअल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट्स। अभी बात की थी ना, ये इधर से निकल गई, ये इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, तो ये क्या कभी मीट कर रही है जाके, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। तो एक्चुअल रेज जो है वो नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लेते हैं। राहुल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, राहुल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट लिया, एक कॉनकेव लेंस ली। चलो जी, कॉनकेव लेंस ले ली, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट ली है वो कितनी ले ली है, 10 सेंटीमीटर। कितनी ले ली है, 10 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विद अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलो जी, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब फोकल लेंथ जो है आपकी, बच्चों फोकल लेंथ हो गई आपकी, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट इज, कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, क्या स्क्रीन पर इमेज बन सकती है। ठीक है, क्या स्क्रीन पर इमेज बन सकती है। अब आपको देखिए इसमें कैसे समझना है। अब देखो फोकल लेंथ जो है वो तो केवल दे रखी है 20, और u जो है मतलब वो 20 से ज्यादा है, मतलब फोकल लेंथ से कहीं इधर, f इसको मान लेते हैं, फोकल लेंथ से कहीं इधर, मतलब फोकस से कहीं इधर प्लेस्ड है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो भाई वर्चुअल इमेज तो नहीं बनेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, यहाँ पर। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है एफ और पी के बीच में, तो ही वर्चुअल इमेज बनेगी। अदरवाइज हर बार कैसी इमेज बनेगी, रियल। हर बार कैसी इमेज बनेगी, रियल। तो यहाँ पर यस आना चाहिए, यस एन इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, रियल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल तो बनेगी ही नहीं। वर्चुअल क्यों नहीं बनेगी बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है। हमेशा हमेशा अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस है तो ही वर्चुअल इमेज बनेगी, फोकल लेंथ से ज्यादा है
ठीक है, यू मतलब डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, अगर फोकल लेंथ से ज्यादा है तो रियल इमेज बनेगी। ये लर्न कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना बच्चों, इसको लर्न कर लेना। तो ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा यस, ठीक है, ऑब्टेन हो सकती है। अब यहाँ से बच्चे आपके स्टार्ट हो जाते हैं कुछ असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, जो हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे से समझ के इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या कह रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है। देखिए, मिरर होता है या तो ये होगा मिरर, ठीक है, या ये होगा मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, कहीं भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या वो मिरर का पार्ट है? नहीं, वो मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मिरर पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये बात तो ट्रू है, इसका मतलब ये बात तो हो गई ट्रू। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो है बच्चों आपका रीजन भी ट्रू होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फेयर, वो स्फेयर का पार्ट होता है, वो स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर का पार्ट नहीं है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं है। स्फेयर का तो हो जाएगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं है। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस स्फेयर का सेंटर है, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नहीं है। तो ऐसे समझ के इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट इज a ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path। ये क्या कह रहे हैं, कोई भी अगर कॉनकेव मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो वो सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये बात तो ट्रू है, ठीक है, ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे ना आप ऑप्शन देख लेना, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपको मार्क लगा के आना है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है, इस वाले केस में जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल पर जा रही है, इसलिए वापस एज इट इज जा रही है। तो ये बच्चों आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो यहाँ से जो लाइन जाती है ना बच्चों, वो नॉर्मल होती है, ठीक है, इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए वो नॉर्मल होती है। और नॉर्मल पर कोई भी लाइट जाएगी तो वो यहाँ तक जाएगी, तो वो ऐसे ही वापस आ जाएगी। अगर कोई नॉर्मल पर, ये नॉर्मल है, लाइट अगर जाती है ना, जैसे यहाँ से जाती है तो ऐसे आती है, यहाँ से जाएगी तो ऐसे आएगी, तो नॉर्मल पे जैसे ही लाइट जाती है उसी की तरफ वापस मुड़ जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन जो होती है स्फेरिकल मिरर्स में, वो नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका असर्शन और रीजन के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको समझ के ट्रू फॉल्स लगाना पड़ता है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। सही बात है भाई, सभी मीडियम में जो है लाइट सेम तरीके से तो नहीं जाएगी सेम डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वाली बात तो ट्रू है कि लाइट जो है सभी मीडियम्स में ऐसा नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन में जाएगी आगे। The speed of the light does not change when it enters from transparent medium to another। वो कह रहे हैं जब एक मीडियम से, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है या कैसा भी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो गलत बात है, स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है, स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इसका मतलब ये वाली बात फॉल्स है, ये वाली बात जो है फॉल्स। तो इसमें A is true but R is false। तो A is true but R is false। Clear? The next question, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से असर्शन रीजन करेंगे, काफी लॉन्ग वीडियो हो गई है आपकी। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। इमर्जेंट रे मतलब एक ग्लास लैब के एक्सपेरिमेंट में ये क्या कह रहे हैं, जो इमर्जेंट रे होती है बच्चों, ठीक है, मान लिया ये तो हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। वो क्या कह रहे हैं, दोनों पैरेलल होती है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होती है। अब ये क्या कह रहे हैं, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे, कि रे कैसे बैंड हुई एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस, मतलब ये वाला फेस
और ये वाला फेस, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग जो हो रही है ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लेब इज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब बेंडिंग जो हो रही है वो इक्वल हो रही है एंड ऑपोजिट हो रही है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो यहाँ से बेंडिंग क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। और मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम को अच्छे से करके आपको बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या हो गई, बेंडिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस सरफेस पर ये बेंडिंग जो होगी हल्का सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो उतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि एयर से कहा जा रही है, ग्लास में, और ग्लास से वापस किस में आ रही है, एयर में। तो इक्वल एंड ऑपोजिट, इसमें अंदर की साइड और इसमें बाहर की साइड, ठीक है, बेंड हो रही है, इसमें अंदर की साइड बेंड हो रही है, इसमें बाहर की, और इक्वल अमाउंट पे होगी, लेकिन अपोजिट हो रही है, ठीक है, अपोजिट हो रही है। तो ये हो गया यस, ठीक है, ए भी ट्रू है, फॉल्स, ए भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। A ray of light traveling from a rarer medium to denser medium slows down and bends away from the normal। ये क्या कह रहे हैं कि एक लाइट जो है वो रेयर मीडियम से, रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नहीं भाई, ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो यानी कि ये वाला तो फॉल्स हो गया, पहला वाला तो पार्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। The speed of light is higher in rarer medium than denser। ये सही है, रेयर मीडियम में ज्यादा स्पीड होती है और डेंसर मीडियम में कम स्पीड होती है, ठीक है, लो होती है। इसको आप बोल देंगे लेस, बोल देंगे, ठीक है, लेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका डी वाला पार्ट हो गया कि ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरर यूज इन सर्च लाइट्स आर कॉनकेव। सही बात है, जो सर्च लाइट रहेंगी बच्चों, ध्यान रखना उनमें कनकेव मिरर यूज होता है। कनकेव मिरर क्यों यूज होता है, क्योंकि कनकेव मिरर जो है स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च में अंदर कॉनकेव मिरर, मतलब इधर से मैं लाइट को मान रही हूँ, बल्ब को यहाँ मान रही हूँ, ठीक है, बल्ब को, तो बल्ब की लाइट जैसे ही इस पर पड़ेगी ना बच्चों, जैसे ही बल्ब की लाइट इस पर पड़ती है, तो ये इसको पैरेलल रेज में बहुत दूर तक इसको मतलब भेज सकता है, बहुत दूर तक इसको भेज सकता है। तो कनकेव यूज होगा, ये बात सही है, बिल्कुल ए ट्रू है। इन कनकेव स्फेरिकल मिरर्स द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कनकेव में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल है, ऐसा नहीं है, 5 केसेस में रियल बनती है, ठीक है, 5 केसेस में रियल बनती है, रियल, एंड ओनली 1 केस में वर्चुअल बनती है। तो ये वाला जो है ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द नेक्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 2। ये मैंने आपको भी बताया था, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 2 से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इट्स इमेज इन द प्लेन मिरर मूव्स बाय 4। तो ये वाला ट्रू है, ठीक है, ये वाला ट्रू है, ध्यान रखना। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ये भी सही है कि इमेज जो है वो प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज बनती है, तो दोनों ही ट्रू है। इसमें एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करिए कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, बस ये बताया कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, आपका सही माना जाएगा। ए में ही ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ठीक है, ठीक है, ए में ही ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ठीक है, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से पॉसिबल आंसर बच्चों आपका बी होना चाहिए, ठीक है, बी होना चाहिए जहां तक मुझे करेक्ट लग रहा है, बिकॉज बात तो दोनों ठीक है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इसका एक बार मैं इस पे और डिस्कस करूंगी थोड़ा सा, मुझे इसका आंसर बी लगता है, क्लियर। नेक्स्ट इज असर्शन, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। दिस इज ट्रू, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है हमेशा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों बात ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर्स आर यूज इन मेकअप मिरर्स। वेरी गुड, सही बात है, कॉनकेव मिरर्स ही मेकअप मिरर्स में यूज होते हैं, क्योंकि जितना आप कॉनकेव मिरर के पास अपने फेस को रखोगे उतनी बड़ी इमेज आएगी, तो बड़ी इमेज ही चाहिए, मेकअप्स वगैरह में अच्छे से दिखना चाहिए फेस। व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस, विद इन द फोकस का मतलब होता है बहुत पास, बहुत पास, देन अ डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। अगर डिमिनिश्ड इमेज चाहिए होती है तो हम इसको यूज ही क्यों करेंगे, ठीक है, हम इसको यूज ही क्यों करेंगे, तो यानी कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट।
सही बात है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर भी स्पीड होती है और नीचे भी स्पीड होती है किसी चीज का, ठीक है, या फिर एंगल्स होते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, जो भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कोई नहीं होती, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कोई नहीं होती, सेम क्वांटिटीज होती है ऊपर और नीचे। स्पीड स्पीड में बात करें, एंगल्स में बात करें, साइन आई साइन और आर वाला, ठीक है, तो यूनिट्स नहीं होगी कोई भी। जब कोई चीज आपस में कट जाती है ना, लाइक किलोमीटर और किलोमीटर, तो कोई यूनिट थोड़ी रह जाती है उसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर? तो इसमें ए वाला सही है, और करेक्शन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला कनेक्टिंग यू वी एंड एफ को, जो फॉर्मूला है यू वी और एफ को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, मिरर के लिए, इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये सही बात है कि हाँ भाई, ये फॉर्मूला सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए करेक्ट है, ठीक है, सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए ये आराम से यूज हो सकता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसिस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केवल प्लेन सर्फेसिस के लिए चलते हैं, केवल प्लेन नहीं भाई, इसमें भी तो लॉ चलता है, ठीक है, क्योंकि पोल से जिस जैसे रे आएगी उतने ही एंगल से रे जाएगी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बात गलत है, ठीक है, ये जो है लॉज जो है रिफ्लेक्शन के, वो स्फेरिकल के लिए, प्लेन के लिए, सब के लिए वैलिड होते हैं। क्लियर? तो आंसर आप देख लेना, केवल इसमें फर्स्ट वन इज जो आपका असर्शन है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन कॉनकेव मिरर। एक पर्सन जो है अपनी इमेज कॉनकेव मिरर में नहीं देख सकता अनलेस ही इज स्टैंडिंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ना खड़ा हो, जब तक वो अपनी कॉनकेव में इमेज नहीं देख सकता। क्यों भाई? हम शीशा भी तो हम देख रहे थे ना, मेकअप मिरर्स में भी यूज हो रहा है, और जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें भी तो हमें फेस दिख रहा है, और हम तो बहुत पास खड़े हैं, हम यहाँ थोड़ी खड़े हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर वी आर स्टैंडिंग, तो हम तो दूर थोड़ी खड़े, हम तो पास में भी है। तो ये बात तो गलत है, हम कहीं भी हूँ हमें तो दिखेगा ही, ठीक है, फेस तो दिख ही जाएगा। इन अ कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म्ड इज रियल प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड फोकस। वो क्या कह रहे हैं, फोकस से यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रियल इमेज बनेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। फोकस से लेकर यहाँ तक कहीं तक भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रियल इमेज बनेगी, इस एरिया में वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, इस एरिया पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो दैट मीन्स वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये वाला पार्ट आपका सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, दिस इज ट्रू। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंसेज ओनली, केवल डाइवर्जिंग लेंसेज ही बना सकती हैं वर्चुअल इमेज। तो ये बात तो मुझे नहीं लग रही, डाइवर्जिंग लेंसेज कैसे बना सकती है, मिरर्स भी तो बना सकते हैं, ठीक है, मिरर्स भी तो बना सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। और कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है लास्ट वाले केस में, ये जो एफ और पी वाला केस है, तो ऐसे समझ के कर लेना कि ये बात गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। वर्चुअल इमेज को हम नहीं देख सकते तो फिर इमेज बनाएंगे ही क्यों? अगर इमेज हमें दिखेगी नहीं तो इमेज बनाएंगे ही क्यों? ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस को भी हम देख सकते हैं, हाँ वो स्क्रीन पर नहीं होती है, ये बात अलग है कि वो स्क्रीन पर नहीं आ सकती, बट हाँ हम तो वर्चुअल इमेज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेज दैट सीम्स टू एमिनेट, मतलब कि निकलना, किसी चीज में से रेज का निकलना, द रेज एमिट करना एक तरीके से। द रेज दैट सीम्स टू इमिनेट फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज डू नॉट इनफैक्ट इमिनेट फ्रॉम द इमेज। मतलब कह रहे कोई इमेज है, उसमें से अगर आपको रेज निकलती हुई दिखाई दे रही है बाई चांस, लाइक आपका कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में वो कह रहे हैं जो ये आपको, जैसे हमारे ये था ना, यहाँ पे लाइट गई हुई थी और हमने यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर दिया था, ये कह रहे हैं ये जो आपको रेज एमिनेट मतलब निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली निकल नहीं रही है, तो ये तो सही बात है भाई, निकलती हुई हमें शो हो रही है, हमारी आईज को ऐसा लगता है यहाँ से कोई रेज निकल रही है। हम किसी भी इमेज को जब देख पाते हैं बच्चों, जब उसमें से रेज निकलती है तो हमारी आईज को लगता है कि ये रेज यहाँ से निकल रही है, बट ये तो यहाँ से वापस चली गई, यहाँ पे स्ट्राइक हुई वापस चली गई, यहाँ पे स्ट्राइक हुई वापस चली गई, तो ये एक्चुअल में इसमें से नहीं निकल रही है, तो ये बात आपकी ट्रू है, ठीक है, ये बात आपकी ट्रू है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे मैंने आपको करवा दिए, असर्शन रीजन भी हो गए हैं आपके,
और आपके जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से रेडी करें, बहुत अच्छे से रेडी करें। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं, जैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें हो जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज की मुझे आपकी प्रिपरेशन करानी थी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है। लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स को। शेयरिंग से जो है बच्चों 2 बेनिफिट्स होते हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी भी कोई हेल्प करेगा, एटलीस्ट गॉड तो आपकी हेल्प करेगा ना कि भाई यू आर अ हेल्पिंग पर्सन। सेकेंडली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मेरे पास नोटिस आता है कि मेरी वीडियो को इतने बच्चों ने शेयर किया, 40 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, 60 बच्चों ने शेयर किया, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, कीप watching and sharing too.